हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और जो ये विजन आईएएस की मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, उसी का सारा सोल्यूशन हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट है, और इसका जो 10 का फर्स्ट पार्ट था वो कल आया था, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और जिसने भी नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने 9 टेस्ट पूरे पूरे सॉल्व कर लिए हैं मेंस के, वो भी देख सकते हैं। और प्रीलिम्स के 2021 के 3 टेस्ट सॉल्व हो चुके हैं। और जो 2020 के हैं वो सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रखे हैं, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो देखने हैं आप देख सकते हैं उसमें से, ठीक है। और देखो 2020 वाला जो है ये प्रीलिम्स का, उसको ज़रूर रिवाइज कर लीजिए एक बार। सारे टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि क्या हो कि आगे जो भी आपका जो 21 वाला पेपर होगा तो उसमें कुछ न कुछ क्वेश्चन वहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोग करंट अफेयर का जो पिछला वाला पोर्शन ज़रूर उठाते हैं, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा, और एक अनाउंस और है कि जो हमारा सैटरडे को और संडे को रहेगा वो मेंस का टेस्ट सीरीज नहीं चलेगा, उस दिन आपको प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सैटरडे और संडे वीकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो भी रहेगा वो हम प्रीलिम्स का सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि इसका जो सर सॉल्व करवाना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो उसको भी हम लोग लेके चलेंगे। और इसके भी 10 टेस्ट तो हो ही गए हमारे यहाँ, ठीक है। 20 और बचे हुए, तो वो 40 दिन में हो जाएंगे आराम से। हम मिड दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इसमें कहा गया है कि स्पष्ट कीजिए कि बैंकों, एनजीओज और ये जो सेल्फ हाउस जो होते हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, के मध्य संपर्क किस प्रकार सूक्ष्म वित्त वित्त तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में सहायता करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में योगदान देता है। तो इसके बारे में बताना है। मतलब बैंक है, एनजीओ है और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। इनके बीच जो जो पहुंच है, ये जो सूक्ष्म मतलब माइक्रो फिनांस जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, कि ये रूरल डेवलपमेंट को कैसे मतलब बनाएंगे। तो इसमें ये सूक्ष्म वित्त की अवधारणा क्या है, इसके बारे में देखेंगे कि क्या है एक्चुअली में। और फिर ये तीनों चीज़ों के बारे में कैसे ये मतलब बैंक और एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप है एसएसजी, इसके मध्य संपर्क कैसे स्थापित करते हैं, और किस प्रकार इसमें अंतर संबद्धता में सहायता करते हैं ग्रामीण विकास के लिए। तो उसके बारे में भी हिंट देखेंगे। और कौन कौन सी अनुशंसाओं मतलब कौन सी समितियों की अनुशंसाएं निकल कर आई हैं इसके संबंध में, ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो सूक्ष्म वित्त सस्ती ब्याज दरों पर लघु ऋण, बचतों तक पहुंच और धन हस्तांतरण, और समाज के जो चिंतित, जो वंचित वर्ग हैं, ठीक है, जो कमजोर वर्ग हैं, वंचित वर्ग और लघु व्यवसायियों एवं उद्यमियों के लिए बीमा पॉलिसी प्रदान करने जैसी अल्प लागत वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अवधारणा है, ठीक है। और भारत में इसका विस्तार विभिन्न माध्यमों से हुआ है। इसमें गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी, स्वयं सहायता समूह को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करना शामिल है, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो, ठीक है। तो इसमें बैंक संपर्क के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। तो सजातीय, आर्थिक या सामाजिक वर्ग के 12 से 15 सदस्यों द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया जाता है, और इसमें लघु बचतों को जमा किया जाता है और इसे ऋण के रूप में व्यक्तिगत सदस्य को दिया जाता है। तो बचत बचत और आंतरिक ऋणों के माध्यम से वित्तीय अनुशासन के पर्याप्त अनुभव के पश्चात ये सदस्य सदस्य जो होते हैं बैंकों से अपेक्षाकृत अधिक दीर्घ ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र बन जाते हैं। और इन सेल्फ ग्रुप जो होते हैं, इन सेल्फ ग्रुप को सरकार द्वारा प्रोत्साहित एजेंसियों, जैसे कि केरल में देखा गया है कि कुदुम्बश्री या फिर कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित किया जाता है, जो उन्हें प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा कभी कभी ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए संविदात्मक उत्तरदायित्व भी ग्रहण करते हैं। यह भारत में सबसे लोकप्रिय मॉडल है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये लोग मतलब अपना विकास करते हैं। तो इसमें देखो ये मतलब एक जो हमारा डायग्राम बना हुआ है, जिसे फ्लो चार्ट जो है,
तो इसमें देखो बैंक सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। उससे क्या होता है, एनजीओ और माइक्रो फाइनेंस जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये लोग बैंक से मतलब पैसे लेते हैं, उसके बाद ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो जो क्लाइंट होता है उनका या उनके मेंबर हैं उनको ये ऋण प्रदान करते हैं, और बैंक से ये लोग डायरेक्टली, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, डायरेक्टली भी ये पैसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये काम करता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का गठन एवं विकास सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता प्रदान करने हेतु किया गया था, तथा बैंक 1992 से भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसमें बैंक, गैर सरकारी संगठन, सरकारी एजेंसी या विभाग आदि जैसे विभिन्न भागीदार एजेंसियां शामिल हैं, ठीक है। तो ये सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जो होती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से सूक्ष्म वित्त प्रोवाइड कराना, तो ये सूक्ष्म वित्त संस्थाओं जैसे कि एनजीओ हो गया, सहकारी समितियां हो गई और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हो गई, ये दानदाताओं और बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करते हैं। ये धन को म्यूचुअल गारंटी पर संयुक्त देयता समूह की अवधारणा के तहत बैंकिंग सेवा से वंचित वर्ग को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। देयता को समूह द्वारा साझा किया जाता है और यह समूह ऋण प्रदान करने हेतु लाभार्थी के चयन हेतु स्वतंत्र होते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मॉडल में ब्याज दर सेल्फ हेल्प ग्रुप की तुलना में कुछ अधिक होती है, ठीक है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा प्रदान करते हैं, जबकि बैंकों द्वारा संसाधन प्रदान किए जाते हैं, तथा एनजीओ निर्धनों को संगठित करने और उनकी क्षमता का निर्माण करने और उन्हें सशक्त बनाने की सुविधा, जो सशक्त बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाली एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं, जो एनजीओज होते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म वित्त तक पहुंच के निम्न प्रकार से ग्रामीण विकास में योगदान दिया है। तो जैसे कि बात करें तो इसने सेल्फ हेल्प ग्रुप को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल कर वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया है, और इसने अनौपचारिक जो ऋणदाताओं और गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामीण विकास के लिए। और दूसरा है कि बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने स्थानीय स्तर पर उद्यमिता क्षमता को विकसित करने में सहायता प्रदान की है। ऋणों का उपयोग न केवल उपभोग प्रक्रिया के लिए बल्कि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी किया जाता है, और इससे यह आय में उल्लेखनीय वृद्धि है, जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार। इसके अतिरिक्त विभिन्न जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपनी बचत और एनजीओ की सहायता से कुछ सामुदायिक परिसंपत्तियां जैसे कि भवन, रेलगाड़ी, स्प्रेयर इत्यादि का निर्माण भी किया है। तो ये एक मतलब एक सराहनीय कदम होता है, जो ये ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है, और यह सामाजिक सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उपलब्ध कराए गए अवसर आत्मविश्वास, जागरूकता और प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। यह महिलाओं जैसे कि जो गंभीर सेल्फ हेल्प ग्रुप में प्रमुख भागीदार हैं को मतलब निर्णय निर्माण का अधिक उत्तरदायित्व प्रदान करता है। इससे संचार कौशल में सुधार, समस्याग्रस्त स्थितियों को संभालने की क्षमता में भी सुधार होता है। और कुछ सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि सूक्ष्म वित्त तक पहुंच प्राप्त सदस्य परिवारों द्वारा गैर सदस्य परिवारों की तुलना में शिक्षा पर अधिक व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त ने बेहतर पोषण, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में और जो ये मातृ स्वास्थ्य में और निर्धनता के लिए जो ये विशेषकर जो महिलाएं देखी गई हैं, महिला और सदस्यों में रोगों की मुकाबला करने की क्षमता में भी सुधार हुआ है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत ही ह्यूज मात्रा में मतलब एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट डाला है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो विगत 5 वर्षों के दौरान भारतीय सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि दर्ज हुई है, और इसके अतिरिक्त आरबीआई और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बलपूर्वक वसूली यानी लोन रिकवरी प्रथाओं और अत्यधिक ऊंची ब्याज दरों संबंधी शिकायतों के समाधान है 2011 में मालेगाम समिति द्वारा 2015 में रमा सुब्रमण्यम गांधी समिति का गठन किया गया था। तो इसके मतलब जो ज़्यादा ब्याज इनके द्वारा लिया जाता है, तो उन पे अगर हम अच्छे से काम कर लें, ठीक है, उनको
अच्छा मतलब वित्त मिल जाए कम ब्याज पे, तो ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय जो है हमारा भारत है उसके जो गाँव का विकास अच्छा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्तियों का कोई कठोर पृथक्करण मौजूद नहीं है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को उन कार्यों को संपादित करने हेतु सशक्त किया गया हो जिन्हें दूसरे के क्षेत्राधिकार में शामिल माना जा सकता है। तो इस पे चर्चा कीजिए, मतलब डिस्कशन करना है इन चीज़ों पे। तो ये शक्तियों के पृथक्करण क्या होता है एक्चुअली में है, और संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके। ठीक है, और इसके 3 अंग के मध्य जो शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है ये क्या है, इसका कार्यात्मक जो अति व्यापन की बात की जा रही है कि उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किसके कौन कौन से कार्य हैं और वो क्यों मतलब एक में मिले हुए प्रतीत होते हैं। तो इन सब बातों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो शक्ति पृथक्करण की बात की जाए तो यहाँ शक्ति पृथक्करण लोकतांत्रिक सीमित राज्य का मूलभूत आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु राज्य की सभी संप्रभु संप्रभु शक्तियों और एवं संप्रभु शक्तियाँ एक व्यक्ति या संस्था में निहित नहीं होनी चाहिए। एक संस्था में सभी शक्तियों के निहित होने से प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा। जैसे कार्यपालिका द्वारा यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इसके द्वारा की गई कार्रवाइयाँ इसके द्वारा निर्मित किसी कानून का उल्लंघन है अथवा नहीं। ठीक है, तो भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों और शक्तियों के पृथक्करण को निर्धारित किया गया है। तो कौन कौन से ये मतलब शक्तियों के पृथक्करण की बात की जा रही है किस किस में। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा ताकि जो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 122 और 212 के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाहियों की वैधता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं ठहराया जा सकता। और अनुच्छेद 121 और 211 के अनुसार संसद और राज्य विधायकों में क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की न्यायिक आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी। साथ ही अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकारी कर्तव्यों के निर्वहन व प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये हमने ये पृथक्करण के ये प्रोविज़न जो संवैधानिक प्रोविज़न है ये किए गए हैं। ठीक है, हालांकि भारत में शक्तियों का कठोर पृथक्करण मौजूद नहीं है। राष्ट्र के 3 अंगों को विभिन्न कार्यों के संपादन हेतु सशक्त किया जाता है जिन्होंने सामान्यतः कार्यात्मक अतिव्यापन के कारण दूसरे अंग के क्षेत्राधिकार में शामिल माना जाता है। हालांकि यह एक अंग द्वारा शक्ति के स्वेच्छाचारी उपयोग पर अंकुश लगाने हेतु नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली भी स्थापित करता है। यह निम्नलिखित के माध्यम से परिलक्षित होता है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली के तहत राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य विधायिका का भाग होने के साथ साथ इसके प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। और न्यायपालिका द्वारा विधायी शक्तियों का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि अनेक अवसरों पर न्यायाधीशों द्वारा विधि एवं नियमों का निर्माण किया गया है। उदाहरण स्वरूप जो विशाखा दत्त दिशा निर्देश की बात की जाए तो ये तब ये न्यायालय द्वारा ये गाइडलाइन दी गई थी। और विधायिका अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायाधीशों की पद मुक्ति के मामले में न्यायिक शक्ति का उपयोग करती है। तो ये भी यहाँ पे एक न्यायपालिका का एक मतलब वो कानून बनाने का कार्य है, लेकिन विधायिका न्यायपालिका का कार्य कर रही है। साथ ही कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित विधायन के तहत और संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 के तहत अध्यादेश प्रख्यापित करते समय भी विधायिका की विधि निर्माण की शक्ति का उपयोग किया जाता है। और कार्यपालिका के अधिकरणों और अन्य अर्धन्यायिक निकायों द्वारा विभिन्न न्यायिक कार्यों का निर्वहन किया जाता है और इसमें अधिकांशतः न्यायपालिका के सदस्य शामिल होते हैं। तो इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 136 में यह उच्चतम न्यायालय और भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित
किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। और न्यायपालिका द्वारा कुछ कार्यकारी शक्तियों का न्यायपालिका की निगरानी में जांच के रूप में यह परमादेश रिट के रूप में उपयोग करती है। और न्यायपालिका की संख्या निर्धारित करने और उन्हें नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। साथ ही न्यायपालिका संसद द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य की संवैधानिक सुनिश्चितता करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का उपयोग करती है। तो इस संबंध में अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त भारत में उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई न्यायिक घोषणाओं में शामिल शक्तियों के पृथक्करण पर चर्चा की गई है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में यह वर्णित किया गया था कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान की मूल विशेषता का एक अभिन्न अंग है। और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने यह अवलोकित किया कि भारत में शक्तियों के पृथक्करण की सीमित अवधारणा को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा था। तो इस प्रकार भारत में शक्तियों के पृथक्करण ने पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन के साथ अपनी विशिष्टता प्राप्त की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार के किसी भी अंग द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति का उपयोग न किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपनी जो पृथक्करण की नीति है उसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि आदर्श आचार संहिता को विधिक रूप से परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए। तो क्रिटिकली एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है हमें। तो ये आचार आधार संहिता क्या होती है, ठीक, मतलब आदर्श आचार संहिता क्या होती है और इसकी वर्तमान में परिवर्तनीयता जो है वो क्या, मतलब इसमें परिवर्तन हुए हैं। और तो इसकी समालोचनात्मक मतलब क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है कि जो ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का है ये क्या है, इसके तहत विधिक रूप क्या है इसके। ठीक है, तो इन सब बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आदर्श आचार संहिता की बात करें तो इसमें स्वतंत्र एवं आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने हेतु तो राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक समुच्चय है। यह निर्वाचन की तिथि की घोषणा के समय लागू होती है और अंतिम परिणाम घोषित करने तक प्रभावी रहती है। तो जो तिथि ये होती है उसी समय लागू हो जाती है और जब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं होता तब तक ये लागू रहती है। ठीक है, वर्तमान में जो आदर्श आचार संहिता की बात करें तो विधिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामान्यतः इसके प्रवर्तन हेतु नैतिक स्वीकृति या आक्षेप का उपयोग करता है। हालांकि राजनीतिक भाषणों के माध्यम से घृणा का प्रसार, मतदाताओं की जातिगत या सामुदायिक भावनाओं को उत्तेजित करना आदि जैसे विधि विरुद्ध आचरणों को भारतीय दंड संहिता IPC 1860 व जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 इत्यादि जैसी अन्य विधियों में वर्णित प्रावधानों द्वारा निषिद्ध किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में अगर रिप्रेजेंटेटिव जो ये पार्टिसिपेशन एक्ट 1951 है के तहत अगर जो आदर्श आचार संहिता की को विधिक रूप से परिवर्तनीय बनाने हेतु अनेक तर्क दिए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें कहा गया है कि चूँकि जो आदर्श आचार संहिता परिवर्तनीय नहीं है इसलिए राजनीतिक दल अपने हितों के अनुरूप इसका उल्लंघन करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग की शक्तियां सीमित होती हैं क्योंकि वह इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इसके द्वारा इसकी केवल भर्त्सना की जाती है, मतलब इस पर केवल अवक्षेप लगाए जाते हैं और यह भी मूल्यांकन के अधीन है। तो इससे जो आदर्श आचार संहिता के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला साथ ही सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव के साथ ही निर्वाचन संबंधी सूचनाओं का प्रवाह तीव्र हो गया है। इससे जो है
जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों का नियंत्रण करना और अधिक जटिल हो गया है। तो जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने हेतु इस मंच पर विधिक रूप से बाध्यकारी दायित्व के आरोपण से आदर्श आचार संहिता का प्रवर्तन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी सिद्ध होगा। साथ ही बात करें तो चूंकि आदर्श आचार संहिता में जो विधिक शक्ति निहित नहीं है, इसे कार्यकारी निर्णय निर्माण के माध्यम से लागू किया जाता है। इसलिए जहां तक इसमें कार्यान्वयन की पद्धति और निष्पादन की निष्पक्षता का संबंध है, या अस्पष्ट और असमान बना हुआ है। तो उल्लेखनीय है 2013 में जो कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने जो ये था तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था और आदर्श आचार संहिता के संबंध में कहा गया था कि एक भाग के रूप में विधिक रूप से बाध्यकारी बनाने की अनुशंसा की थी। हालांकि आदर्श आचार संहिता को विधिक रूप से परिवर्तनीय बनाने के विरुद्ध भी तर्क दिए जाते हैं, जिनमें से शामिल हैं, जैसे कि बात की जाए तो आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में जो आदर्श मॉडल है, ठीक है, आदर्श होने के कारण इसका प्रवर्तन वांछनीय है, ना कि अनिवार्य। तो वांछनीय आचरण के अनिवार्य तत्वों के लिए पहले से ही विधिक रूप से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कौन से आचरण कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं और कौन से अस्वीकार्य हैं। तो आदर्श आचार संहिता के अधिकांश उल्लंघन पहले से ही विभिन्न कानूनों यथा बात की जाए तो आईपीसी और रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1991 के तहत दंडनीय है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा जैसे कि प्रौद्योगिकी के युग में आदर्श आचरण का दायित्व सीमित हो गया है और इसकी अवहेलना करने हेतु वैकल्पिक तरीकों की खोज समयानुसार की जाती है। तो इस परिस्थिति में कानून द्वारा प्रत्येक नए कृत्य को गैर कानूनी घोषित करना कठिन हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध तर्क देते हुए कहा कि निर्वाचन अल्प समय अर्थात 45 दिनों में संपादित हो जाने चाहिए, जबकि न्यायिक कार्रवाइयाँ में सामान्यतः अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा। साथ ही इससे न्यायपालिका के कार्यभार में भी अधिक वृद्धि होगी। और साथ ही परिवर्तनीयता के अभाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की निगरानी के लिए अनेक तंत्र विद्यमान हैं। इसमें प्रवर्तन एजेंसियों से संयुक्त कार्यबल सी विजिल मोबाइल ऐप के जिसके माध्यम से कदाचारों के दृश्य श्रव्य साक्ष्य की सूचना दी जा सकती है आदि शामिल किया गया है। तो 2019 के आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 500 से अधिक मामले दृष्टिगोचर हुए थे, मतलब दिखाई दिए थे, जिससे इसके प्रवर्तन हेतु अधिक सुदृढ़ तंत्र की मांग में वृद्धि होने लगी थी। इसे विधिक दर्जा प्रदान करने और इसे सशक्त बनाने हेतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली मतलब अधिक शक्ति प्रदान करने जैसी अन्य उपायों द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जनता को भी आदर्श आचार संहिता के विषय में अपेक्षाकृत अधिक जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन प्रत्याशियों के संबंध में अधिक सतर्क रहें जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। तो जन जागरूकता भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनका अहम रोल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि सोशल मीडिया के प्रसार के युग में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में आने वाली चुनौतियां क्या हैं। इस संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए कदमों की पहचान करते हुए आगे उपायों को सुझाव दीजिए। तो सोशल मीडिया किस प्रकार जनता की भावनाओं को नियंत्रित कर सकती है और चुनाव को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे, मतलब ब्रीफ में देखेंगे इसके बारे में। और जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली जो चुनौतियां हैं उनके बारे में देखेंगे। और भारत निर्वाचन आयोग जो है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसके कौन से उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं और इसकी निगरानी के लिए क्या क्या हम मतलब काम कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा सारा चीज़ें देखेंगे, ठीक है।
तो भारत में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या विगत 3 वर्षों में बढ़कर 350 मिलियन से अधिक हो गई है, जिसमें से 70% सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं। तो सोशल मीडिया का प्रसार असत्यापित, निर्देशित और फेक न्यूज के विनियमन के माध्यम से जन भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि वर्ष 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में स्पष्ट दिखाई दिया था। ठीक है, जिसमें सोशल मीडिया का प्रयोग अनिवार्यता एक सूचना हथियार के रूप में किया गया है। इस संदर्भ में सोशल मीडिया निम्नलिखित कारकों के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के संचालन में एक चुनौती बना हुआ है। तो विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, वो है तो नहीं का मतलब है कि इसका ऑनलाइन चुनाव को विनियमित करने के लिए मौजूदा उपाय गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे प्रमुख मंचों द्वारा अभिव्यक्त स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित है और अनामिकता देखने को मिलती है इसमें, जैसे कि सोशल मीडिया की अनामिकता और छद्म रूपण को संभव बनाता है, जिसमें फर्जी सूचनाओं का प्रसार करने वाले लोग दोषियों की पहचान करना कठिन हो जाता है और मिथ्या सूचना का तीव्रता से संचरण। तो पोस्ट को वायरल करने वाली मीडिया की गहन पहुंच के कारण कभी कभी बॉट्स के परिनियोजन के कारण सूचनाओं की तत्कालिक संलग्नता और तीव्र संचरण होता है। और नेक्स्ट बात करें, जैसे कि विनियमन तंत्र का अभाव, तो 500 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत व्यापक मात्रा में डेटा का सृजन करता है, जिससे निगरानी करना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर सामग्री और फर्जी सूचनाओं को सत्यापित करने के लिए कोई प्रभावी साधन विद्यमान नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है जैसे कि हमारा राजनीतिक दलों का दुरुपयोग। तो ये अपने प्रॉक्सीज यानी फैन पेज या फिर तृतीय पक्ष अनुबंधों का उपयोग करते हैं, जो जन भावनाओं को प्रभावित करता है और अन्य जो विरोधियों को अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु राजनीतिक प्रचार के साथ मिश्रित जटिल संदेशों का प्रसार में वृद्धि होती है। ठीक है, साथ ही बाह्य खतरे की बात करें तो शत्रु, पड़ोसी देश या अमित्रवत विदेशी शक्तियां सोशल मीडिया के माध्यम से चुनावी राजनीति में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं और सोशल मीडिया का जो विनियमन अभिव्यक्ति की सूचना और निजता के अधिकार से संबंधित चिंताएं भी उत्पन्न करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आम चुनाव में 2019 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखने हेतु एक नवीन उपायों की घोषणा की गई थी। तो ये कौन कौन सी घोषणाएं थी उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें इसने अपने राज्य स्तर के निकायों को सोशल मीडिया कंपनियों के फेक न्यूज, घृणास्पद भाषण और अन्य गैर कानूनी सामग्री के प्रसार की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था। और इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन के साथ समन्वय स्थापित किया था ताकि इंटरनेट मंचों के लिए नए उपायों और नैतिक संहिता को लाया जा सके। साथ ही सभी राजनीतिक विज्ञापनों की पहचान और अवस्थिति के सत्यापन तथा प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट और वे के प्रकटीकरण पर चुनाव प्रचार की पारदर्शिता में वृद्धि करना और प्रत्याशियों द्वारा दी गई मिथ्या सूचनाओं और घृणास्पद जो भाषणों पर रोक लगाने हेतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों का जो पूर्व प्रमाणन होता था उसमें, और सोशल मीडिया मंचों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेतु एक सूचना तंत्र निर्मित किया था, जिसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के संभावित उल्लंघन के संबंध में उन्हें विधिक रूप से सूचित कर सकता है तथा चुनावी कानूनों व अन्य संबंध निर्देशों पर जागरूकता का सृजन करने हेतु सूचना, शिक्षा और संचार अभियान का संचालन कर सकता है। हालांकि अब तक के उठाए गए कदमों को विभिन्न उपायों द्वारा अनुपूरित किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि बात की जाए कि सभी सोशल मीडिया मंचों पर केवल स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के बजाय जो है आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए एक विधिक
ढांचा विकसित किया जाना चाहिए और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को भ्रामक तथा वास्तविक सूचनाओं के मध्य विभेद स्थापित करने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें अधिक जागरूक करना चाहिए और सोशल मीडिया मंचों को सोशल जो मीडिया पर सामग्री हेतु इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्णय पर विश्वास करना चाहिए और तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से 48 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी राजनीतिक विज्ञापन सोशल मीडिया मंच पर प्रदर्शित ना किया जाए। तो इसके अतिरिक्त जैसे कि सोशल मीडिया के विस्तार के कारण रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन एक्ट जो की धारा 126 पर उमेश सिन्हा समिति की अनुशंसाओं को अपनाने की आवश्यकता है। ऐसे समय में जब सोशल मीडिया राजनीतिक जानकारी को सबसे प्रमुख स्रोत बन गया है, तब प्रभावी नियामकीय यानी रेगुलेटरी उपायों को लागू किया जाना चाहिए ताकि देश में चुनावी प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित ना हो सके। ठीक है, तो निष्पक्ष और चुनाव किया जाए ताकि लोग अच्छे चुनकर आए वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि सामाजिक अंकेक्षण यानी जो सोशल ऑडिट होती है, सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही की नागरिक केंद्रित पद्धति को सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई समस्याएं विद्यमान हैं। विश्लेषण कीजिए। तो जो सामाजिक अंकेक्षण यानी ये जो सोशल ऑडिट है, इसको परिभाषित कीजिए। यह होता क्या है, वर्तमान में इसका उपयोग क्या है, इसको जो है हमको उल्लेख करना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, और साथ ही ये बताना पड़ेगा कि जो नागरिक केंद्रित जवाबदेही है ये क्या है, कैसे ये मतलब जवाबदेह होता है और इसके समक्ष कौन कौन से मुद्दे हैं और उनका उपाय करते हुए हमको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जिससे कि हमारा कंप्लीट उसमें पूरा आ जाए। ठीक है, तो हमको ब्रीफ में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी है। तो इसमें देखो, अगर सामाजिक अंकेक्षण मतलब सोशल ऑडिट की बात की जाए तो लाभार्थियों को सक्रिय भागीदारी के साथ संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना है और इसके मूल्यांकन में भूगोल व जननांकिकीय अथवा किसी कार्यक्रम से संबंधित अन्य लक्षित समूहों की भागीदारी होती है। इसका आशय केवल क्रियान्वयनकर्ता के दृष्टिकोण से वित्तीय अंकेक्षण करना नहीं है, बल्कि इसका दायरा अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें लोगों की भागीदारी के साथ कार्यक्रम के अवगत और निष्पक्ष निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। यह सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और सरकारी जवाबदेही के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, तो भारत में इसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आदि जैसे कई अधिनियमों के तहत अनिवार्य बनाया गया है। वास्तव में विभिन्न योजनाओं के लिए सार्वजनिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाते हुए मेघालय राज्य जैसे कुछ राज्यों में भी सामाजिक अंकेक्षण विधि को अपनाया है। ठीक है, तो सामाजिक अंकेक्षण जो सोशल ऑडिट होता है, जवाबदेही की नागरिक केंद्रित पद्धति को निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि यह लोगों को शासन व्यवस्था में संलग्न होने तथा प्रत्यक्ष रूप से उनके अधिकारों और हकदारी के संबंध में जवाबदेही की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और किसी योजना या कार्यक्रम के मूल्यांकन में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी लोगों की सहकारी लाभों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बने रहने के बजाय अपनी शिकायतों को दर्ज कराने, अपने निष्कर्षों के आधार पर सरकारी कार्रवाई की मांग करने में सक्षम बनाता है। साथ ही यह समुदाय को स्थानीय स्तर पर सहभागी नियोजन में भागीदारी करने हेतु प्रशिक्षित करता है, जिसमें समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को अधिक सटीकता से समाविष्ट किया जा सके। यह स्थानीय लोकतंत्र को प्रोत्साहित करता है तथा सरकार की जवाबदेही को बढ़ाता है। साथ ही यह लोगों की संलग्नता, क्रियान्वयन स्तर पर सूचना तक पहुंच और पारदर्शिता को सुगम बनाता है। यह सरकारी कार्रवाइयों के जो संदर्भ में समुदाय में अविश्वास, असंतोष की भावनाओं को दूर करने में सहायता करता है। हालांकि इसके कार्यान्वयन के समक्ष अनेक मुद्दे भी विद्यमान हैं। इतने काम होने के बावजूद ये मतलब इसमें कुछ मुद्दे जो अभी भी देखने को इसमें मिल जाते हैं। तो ये कौन कौन से मुद्दे हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखो क्या होता है कि संस्थागत संरचना का अभाव देखा गया है। तो स्थानीय स्तर पर किए गए सामाजिक जो ये सोशल ऑडिट होता है, तो इसके निष्कर्षों की जांच, कार्रवाइयाँ
करने हेतु विभिन्न संस्थानों की व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त केवल कुछ ही योजनाओं के तहत सामाजिक अंकेक्षण को विधिक रूप से अधिदेशित किया गया है, इसलिए इसका प्रायः उल्लंघन किया जाता है। और नौकरशाही की उदासीनता की बात की जाने यानी जो ब्यूरोक्रेसी अपैथी देखने को मिलती है, तो ये स्थानीय प्रशासन की प्रक्रिया का अभाव और उदासीनता सोशल ऑडिट की प्रभावशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ग्राम स्तर पर सोशल ऑडिट सुविधा प्रदाताओं सहित सोशल ऑडिट इकाइयों द्वारा अधिकारियों से सूचना प्राप्त करते समय कठिनाइयों का सामना किया जाता है। साथ ही मानव संसाधन का अभाव देखा जाता है, तो स्थानीय स्तर पर लोगों में अंकेक्षण को संपादित करने की क्षमता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त समय और प्रशिक्षण का अभाव इसका कार्य में लगे लोगों की निम्न भागीदारी के कारण होता है बनते हैं। ठीक है। और प्रौद्योगिकी तक पहुंच का अभाव की बात करें तो डेटा संग्रहण सत्यापन की पद्धति परंपरागत और पेपर आधारित है, जिसमें त्रुटि की अधिक संभावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप अंकेक्षण प्रक्रिया के साथ साथ संकलन और विश्लेषण की प्रक्रिया भी बाधित होती है। साथ ही प्रौद्योगिकी के अभाव की संपूर्ण प्रक्रिया की विश्वसनीयता को संदेहयुक्त बना दिया है। और जन जागरूकता का अभाव इसमें देखा जाता है, तो सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल एडिट जो प्रक्रिया के संदर्भ में जागरूकता का प्रसार करने हेतु संगठित प्रयास नहीं किए गए हैं। केवल उन क्षेत्रों में जहां सुदृढ़ नागरिक समाज संगठन विद्यमान है, वहां सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया है। अतः बात की जाए तो सोशल ऑडिट की प्रभावशीलता में सुधार करने हेतु सुधारात्मक उपायों जैसे कि शिकायत निवारण हेतु संस्थानों की स्थापना, नागरिक समाज संगठनों की भागीदारी, स्थानीय नौकरशाही का समर्थन और क्षमता निर्माण में दीर्घकालिक निवेश, सटीक रिकॉर्ड का संकलन करना आदि आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है। तो जिस प्रकार इसको सोशल एडिट को बहुत ही अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है उन पे उनका जो है अच्छे से उन पे काम हो पाएगा। ठीक है। उसका अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि जो नीति पर्याप्त नीतिगत प्रोत्साहन और नागरिक समाज की भागीदारी के साथ उद्यमिता में भारत में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का वाहन बनने की क्षमता स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बताना है कि एडुकेट पॉलिसी इनिशिएटिव के बारे में। ठीक है। तो इसमें देखो अगर बात की जाए इंसेंटिव जो होते हैं, तो भारत में उद्यमिता की आवश्यकता क्या है। ठीक है। तो उसके बारे में हम ब्रीफ में देखेंगे। और ये जो सामाजिक आर्थिक गतिशीलता है, ठीक है, ये उद्यमिता को किस प्रकार से सहायता करती है, किस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है। और इसकी आर्थिक और सामाजिक जो गतिशीलता है, तो इसकी जो सफलता है किस प्रकार है। ठीक है। तो इस बारे में हम लोग डिटेल में इसमें देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक असमानता को समाप्त करने हेतु परंपरागत जो सरकार संचालित दृष्टिकोण और गैर सरकारी संगठन संचालित जो दृष्टिकोण के द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए गए हैं। अतः सामाजिक आर्थिक गतिशीलता सुनिश्चित करके उद्यमिता आधारित मॉडल को निम्नलिखित तरीके से इसका समाधान करने में सहायता कर सकता है। तो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों के मध्य जो उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित करता है, जिसमें वे रोजगार प्राप्त करने वालों के बजाय रोजगार प्रदाता बन सकते हैं। इस प्रकार यह उनके बहुआयामी विकास को बढ़ावा देता है और शहरों में और उनके आसपास बढ़ती प्रतिस्पर्धाओं के परिणाम स्वरूप यदि नए उद्यमी तीव्र दर से वृद्धि करते हैं, तो वे बड़े शहरों से दूर छोटे शहरों में अपने उद्यम स्थापित करने के लिए बाध्य होते हैं। इससे पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलती है। साथ ही ये औद्योगिक जो विकास सामान्य तौर पर कुछ व्यक्तियों में आर्थिक शक्ति में संकेंद्रण को बढ़ावा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है और उद्यमिता को बढ़ावा देने से लोगों की आर्थिक शक्ति संकेंद्रण को कम करने में सहायता मिलती है। ठीक है।
अगर साथ ही साथ बात करें तो सामाजिक उद्यमशीलता नवाचारी और निम्न लागत वाली तकनीकी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और उनकी क्षमताओं के निर्माण करके विकास पिरामिड के निचले स्तर पर स्थित लोगों की सहायता कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार नीति आयोग के लिए प्रथम यानी जो PRATHAM प्रथम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों यानी क्रम लगभग 70% के मध्य स्वनियोजित उद्यमी बनने की आकांक्षा में वृद्धि हो रही है। तो ये मतलब प्रथम एक NGO है। ठीक है, इसके द्वारा ये सर्वे कराए जाते हैं समय समय पर। ठीक है, हालांकि उपयुक्त रणनीतियों के सफल क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त नीतिगत प्रोत्साहन और नागरिक समाज की भागीदारी जैसे संगठित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि बात की जाए तो निम्नलिखित माध्यमों से निर्धन सुभेद्य और हाशिए पर स्थित वर्गों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करना और उद्यम विकास के संबंध में कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच इन कर्मियों का समाधान कर सकता है। और केंद्रित प्रशिक्षण मार्गदर्शन और परामर्श सहित रणनीतिक नियोजन दृष्टिकोण हाशिए पर स्थित वर्गों की सहायता कर सकता है। और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, अवसंरचना संबंधी अभावों और घरेलू और वैश्विक बाजारों तक अपर्याप्त संपर्क जैसी समस्याओं का समाधान किए जाने चाहिए। जैसे कि सामाजिक आर्थिक असमानता को समाप्त करने हेतु जो निम्न लागत वाले समाधान प्रदान करने के लिए सामाजिक उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने हेतु मुद्रा योजना का उपयोग करना। ठीक है, और साथ ही दलित पूंजीवाद की बात करें तो दलित पूंजीवाद के माध्यम से सामाजिक पिरामिड में दलितों के उत्थान हेतु दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को सरकार के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। और नीतिगत प्रोत्साहन के माध्यम से एक नवीन प्रवेश यानी इको सिस्टम का निर्माण करने की आवश्यकता है जो औपचारिक माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं उनके विकास को सुविधा प्रदान करता हो और उभरते घरेलू और वैश्विक अवसरों का लाभ प्राप्त करता हो। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना जो भारत में एक युवा और गतिशील उद्यमी जो प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में सहायता करेगा। और विभिन्न हितधारकों अर्थात इक्विटी फंड्स, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, उद्योग क्षेत्र की बड़ी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय जो कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं उनमें विभिन्न मंत्रालयों और व्यापार संघों के नियामकों यानी रेगुलेटरों के साथ लाना और भविष्योन्मुखी उद्यमिता फ्रेमवर्क और परिवेश को सृजित करना है। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए तो देश की सर्वाधिक गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करने हेतु भारत के सुदृढ़ वैज्ञानिक ज्ञान आधार को लाभ उठाने हेतु नागरिक समाज संगठनों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हनी बी नेटवर्क जैसे संगठन और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान नवाचारियों की खोज करने और उन्हें प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। तो इस प्रकार अगर बात की जाए ओवरऑल तो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर पर स्थित महिलाओं और लोगों के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देना उन्हें स्वयं के अवसरों को सृजित करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करेगा जो भारत में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के लिए एक वाहन के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये मतलब समाज का तो मतलब विकास करेगा ही, साथ साथ अपना भी विकास करेगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर मतलब 17 क्वेश्चन नंबर। इसमें मनरेगा की अभिकल्पना और कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की पहचान कीजिए, उन्हें चिन्हित समस्याओं का समाधान करने के लिए हाल ही में किए गए क्या सुधार हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मनरेगा है क्या, इसको ब्रीफ में देखेंगे एक्चुअली, और कब आया क्या था ये। ठीक है, और इसमें मतलब क्या है, मनरेगा अभिकल्पना और कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दे कौन कौन से हैं तो उनके बारे में देखेंगे, और क्या क्या सुधार किए गए हैं वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये हम पूरा ओवरऑल इसमें देखने वाले हैं।
तो ये जो मनरेगा एक्ट था ये आपको 2005 में ये एक्ट आया था, ठीक है। उसी के आधार पर इसमें ये बनाया गया था। तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम एक मांग संचालित कानून है। इसके तहत उस प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी सहित रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें वयस्क सदस्य स्वैच्छिक कार्य करने के इच्छुक हों। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार लगभग 6.4 करोड़ परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया गया है, जिसमें 54% महिलाओं को दिए गए थे, ठीक है। मतलब जो रोजगार 54% महिलाओं के दिए गए हैं। मतलब जो हम कह सकते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को इसमें रोजगार दिया गया है, जो ये 2018 का आंकड़ा है, ठीक है, इसके अनुसार। तो ये मनरेगा से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। तो अभिकल्पना यानी डिजाइन की बात करें तो इसमें निम्न मजदूरी दर। तो वर्तमान में 17 राज्यों की मनरेगा मजदूरी दरें संबद्ध राज्यों की न्यूनतम मजदूरी दरों की तुलना में कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप मनरेगा योजनाओं के लिए कार्य करने वाले श्रमिकों की रुचि में कमी आई है। और अपर्याप्त बजटीय आवंटन। तो केंद्र सरकार से पर्याप्त आवंटन की कमी के संदर्भ में जो है चिंताएं व्यक्त की जाती हैं, जो मांग की अवधि में कार्य को बाधित करता है। और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों की बात करें तो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उन राज्यों के श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान पर रोक लगा दी जाती है जिनके द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑडिट रिसीप्ट को प्रस्तुत न करने जैसी जो प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करें जैसे कि अति केंद्रीकरण की बात करें तो अति केंद्रीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें वास्तविक समय आधारित प्रबंधन सूचना जो प्रणाली है MIS और केंद्रीय भुगतान के कारण जो देखने को मिलता है निगरानी और शिकायत निवारण संबंधी कार्यों में पंचायती राज संस्थानों जो होते हैं उनकी भूमिका में कमी आई है, ठीक है। साथ ही तकनीकी पर अत्यधिक निर्भरता। तो मनरेगा के क्रियान्वयन हो तो जो आपको देखने को मिलेगा तकनीकी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है, जवाबदेही में कमी आई है। और जैसे कि इसके अत्यधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि वास्तविक समय प्रबंधन सूचना प्रणाली श्रमिकों हेतु मनरेगा को कम पारदर्शी बनाया है और अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों की जवाबदेही में भी कमी की है। कार्यान्वयन की बात करें जो इम्प्लीमेंटेशन इसमें किया जाता है तो डिजाइन में बहुत सी कमियां हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या कमियां आ रही हैं तो भुगतान में विलंब देखने को मिलता है, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न कम करना और परिसंपत्तियों के निम्न गुणवत्ता और जो ये देखने को मिलती लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी कुप्रबंध। तो इसमें देखने को मिलता है जैसे कि ये भुगतान में विलंब क्या जो मजदूरी होती है, मजदूर जो होते हैं श्रमिक होते हैं उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। और ये बेरोजगारी भत्ता की बात करें तो वर्तमान में MIS में बेरोजगारी भत्ते से संबंधित अनेक प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें संवितरित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की बात करें तो मनरेगा के तहत सृजित परिसंपत्तियों की इनकी निम्न गुणवत्ता के संबंध में आलोचना की जाती है। और लक्ष्य प्राप्ति करने के संबंध में तो झारखंड जैसे कुछ राज्यों में मनरेगा के 100% प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT संबंधी कार्यान्वयन लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से वास्तविक जॉब कार्डों को यादृच्छिक रूप से डिलीट करने जैसे मामले सामने आए हैं। तो ये भी एक मतलब चुनौतियां इसके सामने हैं। तो प्रारंभ में की गई सुधारात्मक पहले कौन कौन सी हैं इसमें जो मनरेगा में किए गए। तो नए कार्य की बात करें तो सरकार ने हाल ही में मनरेगा 2.0 लॉन्च किया है, जिसके तहत कार्य की सूची में 30 नए कार्यों को शामिल किया गया है। और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता वर्ष 2016 से 17 में पहली बार राज्यों ने कृषि उत्पादक और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर 60-40 मजदूरी सामग्री अनुपात और सभी मनरेगा संपत्तियों की जियो टैगिंग को बनाए रखने का निर्णय लिया है। और मजदूरी के भुगतान होने वाले विलंब में कमी। तो सरकार द्वारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम NEFMS को प्रारंभ किया है और हालिया रिपोर्ट के अनुसार 60 से अधिक
का भुगतान समय पर किया गया है। मतलब जो 60% से अधिक जो भुगतान है उसको मतलब किया गया है उसका समय पर। और बजट आवंटन में बात करें तो राज्यों की श्रम बजट का आवंटन हेतु सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना और राज्यों के विगत प्रदर्शन के आधार पर वंचित परिवारों और भूमिहीन श्रमिकों आदि के प्रतिशत को ही दृष्टिगत रखा जा रहा है। ठीक है। साथ ही बात करें तो कौशल विकास की तो सरकार ने मनरेगा और ग्राम सभा के श्रमिकों के कौशल विकास को सुनिश्चित करने हेतु लगभग 4000 प्रशिक्षण तकनीशियन को कार्यस्थल पर नियोजित किया है। और सामाजिक अंकेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना, जैसे कि भ्रष्टाचार को कम करने, जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों और अपने कर्मियों के प्रति कार्यक्रम का परिचालन किया है। ठीक है। और दिवसों का सविस्तार तो सरकार ने 10 राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में परिवारों को प्रदत्त कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 तक कर दिया है। तो जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ 150 दिन तक उनको रोजगार मिलेगा। चूँकि मनरेगा सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्रभावित करता है, इसलिए सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह ग्रामीण भारत में समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा की अभिकल्पना और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें नियमित रूप से सुधार करे। ठीक है। तो इस प्रकार इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि चुनाव में उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा जो होता है उसमें, ठीक है, विकल्प रखने के पीछे क्या औचित्य है। क्या आप मानते हैं कि नोटा के बजाय राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने का अधिकार का विचार भारत में लोकतांत्रिकरण को मजबूत बनाने के उद्देश्य को बेहतर तरीके से साकार करेगा? तो ये नोटा क्या है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। इसके पीछे क्या मतलब कारण है, और राइट टू रिकॉल बुलाने के लिए जो बात कही जा रही है ये क्या है, और इसके बारे में क्या ये सही है और क्या मतलब कितना गलत है ये देखेंगे। और ये मतलब इसको लोकतांत्रिकरण को मजबूत बनाने में किस प्रकार काम करता है। ठीक है। तो उस बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहा गया कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, यानी नोटा मतपत्र यानी बैलेट पेपर में शामिल किया गया एक विकल्प है जिसका चयन जो मतदाताओं के द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से किसी भी को अपना मत न देने के लिए किया जाता है। और सितंबर 2013 में उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि प्रत्येक मतदाता को नोटा वोट दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए। और 2019 के आम चुनाव में लगभग 1.04% मतदाताओं के द्वारा नोटा विकल्प का चयन किया गया है। तो एक ये मतलब ह्यूज नंबर देखने को मिला है। तो नोटा अपनाए जाने के पीछे कौन कौन से तर्क निहित हैं? तो यदि मतदाता चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों से असंतुष्ट होते हैं तो उन्हें अपनी असहमति व्यक्त करने का अवसर प्रदान होता है। इससे मतदान दर में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती, चाहे वे किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते हों, तथा इससे वो मतलब जो बोगस यानी फर्जी वोटों की संख्या में कमी आती है। और नोटा जो होता है वो चुनाव में एक व्यवस्थित परिवर्तन ला सकता है और राजनीतिक दल बेहतर छवि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में प्रतिभागी बनाने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है। तो इस पर बात की जा रही है। तो ये बहुत ही अहम कदम है जो उठाया गया था। हालांकि भारत में फर्स्ट पोस्ट दी पोस्ट सिस्टम को अपनाए जाने के कारण नोटा लोकतांत्रिकरण को मजबूत बनाने हेतु एक प्रभावी उपकरण सिद्ध नहीं हुआ है। नोटा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि यह नकारात्मक मत दर्ज करने का अधिकार देता है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि नोटा के रूप में डाले गए मतों की गणना की जाती है, किंतु उन्हें अवैध मत माना जाता है। अतः इसके कारण चुनाव के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो मतदान में नोटा के संदर्भ में बढ़ती जागरूकता के साथ देश के चुनावी प्रक्रिया में राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने का अधिकार को प्रारंभ करने पर चर्चा हो रही है। राइट टू रिकॉल ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतदाता के पास निर्वाचित
निधियों को अपने जो सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने की शक्ति है। यह स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों और कुछ अमेरिकी राज्यों की जैसे कि कैलिफोर्निया आदि में प्रचलित है। तो भारत में स्थानीय स्तर पर जैसे कि मेयर, सरपंच आदि के चुनाव में इसे लागू करने के कुछ प्रयास किए गए हैं। तो राइट टू रिकॉल क्रियान्वयन के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है। तो कौन कौन से ये इनके तर्क है? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम जो आरपीए है, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन एक्ट 1951, केवल कुछ आपराधिक आचरणों पर ही पदमुक्ति का प्रावधान करता है तथा यह पदमुक्ति मुक्ति के आधार पर प्रतिनिधियों की सामान्य अक्षमता या मतदाताओं के असंतोष को उत्तरदायी नहीं मानता है। इस परिप्रेक्ष्य में राइट टू रिकॉल एक अग्रणी कदम है। ठीक है, साथ ही उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में धन बल, बाहुबल की शक्तियों का प्रयोग पर अंकुश आरोपित करने में सहायक हो सकता है, क्योंकि ये अपने अनुचित आचरणों के आधार पर वापस बुलाए जाने का भय होगा। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए तो इससे जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त यह जनता के को प्रतिनिधियों के निर्वाचित करने के लिए के साथ साथ हटाने को दोहरा अधिकार प्रदान करेगा। तो राइट टू रिकॉल के क्रियान्वयन के विपक्ष में तर्क की बात की जाए तो इसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क हैं? तो यह निर्वाचन जो प्रतिनिधि की स्वतंत्रता में कमी और अल्पसंख्यक हितों की उपेक्षा की प्रवृत्ति में वृद्धि कर सकता है, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि बहुसंख्यक मतदाताओं द्वारा वापस बुलाए जाने के भय से लोकप्रिय दबावों के जो समक्ष अभिभूत हो सकते हैं। ठीक है, और इसके दुरुपयोग की स्थिति में अस्थिरता और अराजकता में वृद्धि हो सकती है और व्यवहार में क्रियान्वयन कठिन और अत्यव्ययी होगा, क्योंकि नियमित चुनाव में लागत में वृद्धि होगी। तो सिद्धांत अगर बात की जाए तो राइट टू रिकॉल एक आकर्षक अवधारणा प्रतीत होती है, किंतु इसे प्रारंभ करने से पूर्व विभिन्न हितधारकों के साथ विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में अनेक चिंताएं भी विद्यमान है, जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है। साथ ही सुशासन को सुदृढ़ करने, लोगों की भागीदारी बढ़ाने और प्रभावी चुनाव सुधारों को प्रारंभ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नोटा को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है, जिसमें मतदाताओं को सशक्त किया जा सके और योग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु और राजनीतिक दलों पर अधिक दबाव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये नोटा बहुत ही हमारा प्रभावी हो सकता है। ठीक है, इसे प्रभावी तरीके से हम लोग जो है लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर यानी 19 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि एक सुदृढ़ विधिक ढांचा विधि के शासन को स्थापित करने के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र, सक्षम और समर्पित कार्यबल तथा विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजित सुशासन हेतु कुछ आवश्यक पूर्ण पेक्षाएं हैं। सविस्तार वर्णन कीजिए, मतलब इलेबोरेट कीजिए। ठीक है, तो इलेबोरेशन करना है इसका, तो इसमें विस्तार करना है। तो इसमें कहा गया है कि सुशासन का परिचय दीजिए। ये है क्या एक्चुअली में सुशासन, और इसको मतलब कैसे मजबूत करने के लिए कौन कौन सी इसकी पूर्व अपेक्षाएं? तो सुदृढ़ विधिक ढांचे, समर्पित कमी आदि, जैसे इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सुशासन एक गुणात्मक अवधारणा है जिसके अंतर्गत प्रभावी तंत्र, प्रक्रिया, संस्थान विद्यमान होते हैं, जिसके माध्यम से नागरिक और विभिन्न समूह अपने हितों को सुस्पष्ट, अपने विधिक अधिकारों का उपयोग करने, अपने दायित्वों की पूर्ति करने और अपने मतभेदों की मध्यस्थता कर सकते हैं। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार सुशासन के अंतर्गत 8 आवश्यक अवयव सम्मिलित होते हैं, यथा जैसे कि भागीदारी हो गया, सर्वसम्मति हो गया, उन्मुख हो गया, जवाबदेही है, पारदर्शिता है, प्रतिक्रियाशील है और न्याय संगत और प्रभावी तथा विधि के शासन का अनुपालन। तो शासन में इन विशेषताओं को प्राप्ति निम्नलिखित पूर्व अपेक्षाएं आवश्यक हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो इसमें देखो, सुदृढ़ विधिक ढांचा होना चाहिए। तो यह सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की परिवर्तनशील गत्यात्मकता के अनुसार प्रचलित विधियों में संशोधन और नई विधियों के अधिनियमन को सुनिश्चित करता है, जैसे कि काला धन, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान हेतु धन शोधन निवारण अधिनियम जो देखने को मिला था, और बेनामी लेन देन
निषेध अधिनियम जैसे कानूनों को अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार कराधान तंत्र को सरलीकृत बनाने हेतु जीएसटी जो एक्ट लाया गया, जैसे सुधार अनिवार्य थे। ठीक है, तो इस प्रकार विधिक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा विकास की आवश्यकता को पूर्ति की जा सकती है, और यह प्रभावी और कुशल शासन के साथ साथ सभी के लिए न्याय संगत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है। साथ ही अगर बात की जाए तो विधि के शासन की स्थापना है तो सुदृढ़ संस्थागत तंत्र, तो यह एक न्यायोचित विधिक ढांचे के निष्पक्ष प्रवर्तन और विवाद के निष्पक्ष जो निपटान को सुनिश्चित करता है, जैसे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग, और वित्तीय औचित्य को बनाए रखता है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों के बारे में, ठीक है, उनके उल्लंघन में उनकी सुरक्षा करता है। और एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए विधि का शासन स्थापित करने हेतु एक सुदृढ़ संस्थागत तंत्र आवश्यक होता है। तो अन्यथा अगर बात की जाए तो ये प्रणाली अप्रभावित या अनुत्तरदायी बन सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि सक्षम और समर्पित कार्यबल। तो सक्षम और समर्पित कार्यबल समाज की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी होगा, ठीक है, और यह सामाजिक सेवाओं के वितरण में दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित कर सकेगा। नौकरशाही के पार्श्व प्रवेश अपने कार्य क्षेत्र के संबंध में विशेषज्ञ रह चुके कार्यबल और के कौशल और क्षमता और अनुभव का लाभ प्राप्त करने की दिशा में एक अग्रणी कदम है, ठीक है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन। तो यह शक्ति के केंद्रीकरण के बजाय शासन के निचले स्तर तक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करता है, जो विकास रणनीतियों के निर्माण, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन आदि में नागरिकों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं हेतु प्रतिबद्धता और समर्थन करने तथा उसके कार्यान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता मिलती है, जैसे कि ग्राम सभा को सशक्त बनाना, स्थानीय सरकारों की महिलाओं में और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की जा रही है, जो स्थानीय सरकारें होती हैं, ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सकारात्मक कार्रवाई, पंचायतों के प्रावधान, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, ठीक है, यानी पेशा एक्ट, जो देखा जाता है के माध्यम से जनजाति क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार, ई गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, और योजनाओं की जो आयोग की नीति आयोग से प्रतिस्थापित करना। और इस प्रकार विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन सुशासन से संबंधित भागीदारी और सर्वसम्मति उन्मुख पहलुओं को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर बात की जाए तो उपयुक्त के लिए परिणाम स्वरूप प्रशासन में सकारात्मक गुणों का विकास होगा, जो सरकार के अधिक प्रभावी, विश्वसनीय और वैध तरीके से कार्य करने में सक्षम और नागरिक हितैषी बनेगा, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त सुशासन के लक्ष्यों की मूर्त रूप प्रदान करने हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व की राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिक समाज की सुदृढ़ कार्रवाई की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, और ये जनता के साथ जो गवर्नमेंट का है, इनके बीच जो है कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी होगी इनकी। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में गवर्नेंस परियोजनाओं में नागरिक सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, और इस संदर्भ में नागरिक सहभागिता के लिए NEGP जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, द्वारा अपनाए गए ढांचे का उल्लेख कीजिए। तो भारत में नीति निर्माण में नागरिकों की सहभागिता की पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ई गवर्नेंस परियोजनाओं में नागरिक सहभागिता जो है, ठीक है, वो कितनी सहभागिता है, और इससे अपनाई गई रूपरेखा कौन कौन सी है, तो उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में देखेंगे चीज़ों को। तो नागरिक सहभागिता में निर्णय निर्माण हेतु विचार विमर्श प्रक्रिया में नागरिकों को भागीदार करने के हेतु सक्षम बनाने के लिए के अतिरिक्त परंपरागत जन परामर्श शामिल होता है, ठीक है। साथ ही भारत में ई गवर्नेंस की संकल्पना शासन में प्रतिमानी परिवर्तन हेतु परिकल्पित की गई थी। हालांकि नागरिक सहभागिता की कमी के कारण विभिन्न ई गवर्नेंस परियोजनाओं का प्रभाव सीमित रहा है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस परियोजनाओं में नागरिक भागीदारी की आवश्यकता को निम्नलिखित रूपों में रेखांकित किया जा सकता है। तो बेहतर परियोजना
निर्माण में सहायक। तो यह उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं जैसे कि आवश्यक सेवाओं तक पहुँच हेतु आवश्यक चैनलों और उपयुक्त योजनाओं पुनः अभियांत्रिकी की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता करती है। तो जैसे बात करें तो असम में वाहन योजना, ठीक है, के तहत व्यक्तिगत सड़क परिवहन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही लाभार्थियों के मध्य जागरूकता को बढ़ाना, तो यह सेवाओं को की समझ, विवादों से बचना, साधारणीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो ये विकासात्मक प्रक्रियाओं मतलब विकास प्रक्रियाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन की, तो इसमें नागरिक स्वामित्व की भावना का निर्माण करती हैं। जैसे माई गवर्नमेंट इन माई जीओवी इन द्वारा परिकल्पित एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को नवीन विचारों को सृजित करने हेतु एक स्वस्थ परिवेश को प्रोत्साहित करता है। साथ ही बेहतर निगरानी और क्षमता निर्माण हेतु समुदाय के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। और जैसे कि आंध्र प्रदेश के रियल टाइम गवर्नमेंट इनिशिएटिव द्वारा नागरिकों की शिकायत का समाधान करने और अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी हेतु समग्रतापूर्ण दृष्टिकोण 360 डिग्री लाइफ साइकिल अप्रोच को अपनाया गया है। तो ये मतलब आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का एक सराहनीय कदम है। साथ ही नागरिक सहभागिता हाशिए पर स्थित और सुभेद्य जैसे महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यक की राजनीतिक स्थिति में सुधार करती है और सामान्यतः इन वर्गों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। साथ ही राष्ट्रीय ई शासन योजना NEGP के बारे में अगर बात की जाए तो इसके तहत सरकारी योजनाओं को सामान्य जन के लिए कुशल, विश्वसनीय, पहुंच योग्य तथा वाहनीय बनाने के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। तो ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो देखने को मिलती है, ये इसके तहत केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर क्रियान्वयन वर्तमान और भविष्य की ई गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए एक नागरिक सहभागिता फ्रेमवर्क विकसित किया गया है। तो NEGP द्वारा अपनाई गई नागरिक सहभागिता की रूपरेखा क्या है, तो आवश्यक जो विश्लेषण कार्य करना, जैसे कि इसका उद्देश्य है जैसे संकल्पना निर्माण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना आवश्यकता आधारित समुदाय के परामर्श से तैयार की गई है। और क्रियान्वयन की बात की जाए तो पायलट रोल आउट, यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिकल्पित सेवाएं उपयुक्त रीति से या सही लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। और नेक्स्ट है जैसे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रियान्वयन के प्रकार और कार्य की गुणवत्ता प्रारंभिक पहचान की आवश्यकता के अनुरूप है और परियोजनाओं के प्रदेयों में जो निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए कार्य पूरा होने के पश्चात परियोजनाओं में वर्धन हुआ है, मतलब उसमें वृद्धि हुई है, उसको और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो सहभागिता के स्तर को परिभाषित करना, तो लक्ष्यों, उद्देश्यों और परियोजनाओं के चरण शामिल हितधारकों, विधिक और प्रशासनिक अनिवार्यताओं के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये अगर फ्लो चार्ट के बारे में बात करें तो देखो, पहले तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर कंसल्ट होगा किसी चीज़ का, ठीक है, कंसल्टेशन की जाएगी, फिर इन्वॉल्वमेंट उसको देखने को मिलेगा, फिर कोलैबोरेट करेंगे हम उसके साथ, ठीक है, उसके बाद उसका मतलब एम्पावर होगा, मतलब वो मतलब प्रोत्साहित होगा चीज़ों के लिए, ठीक है, तो उनकी वो सहभागिता बढ़ेगी। और नागरिक सहभागिता टीम का निर्माण की बात की जाए जिसमें शामिल है जैसे कि आंतरिक हितधारक, निर्णयकर्ता, सेवा प्रदाता, सेवा या प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हितधारक, और बाह्य कारक में जैसे कि लाभार्थी, नागरिक समाज संगठन और निर्वाचित प्रतिनिधि ये शामिल होते हैं। तो आगतों के विश्लेषण और प्रक्रिया प्रदान करना, जैसे कि परिणाम शामिल हितधारकों की नियोजनीयता, प्रतिबद्धता और जो क्षमताओं पर निर्भर होंगे। ठीक है, तो सहभागिता में सुधार हेतु प्रक्रिया तंत्र के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। साथ ही संस्थागत सहभागिता की बात की जाए तो साधारणीय और दीर्घकालिक लाभ हेतु तो अधिक संख्या में ई गवर्नेंस परियोजनाओं के क्रियान्वयन होने के साथ साथ सभी परियोजनाओं में नागरिक केंद्रीयता को
सुनिश्चित करने हेतु सभी हितधारकों यानी विशेषकर जनता को व्यापक और गहन सहभागिता हो, ठीक है, साथ ही संलग्नता की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये अच्छी हो सकती है, इसको और भी अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो ये नागरिक सहभागिता है, तो इसको और जितना ज़्यादा सरकार के साथ उनका कॉन्फिडेंस होगा उतना ज़्यादा वो मतलब उनसे जुड़े हुए फील करेंगे। तो उनकी हर एक चीज़ के हर एक स्तर पे आपको उनकी पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा जो सिटीजन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कल आपको मिलेगा इसका फर्स्ट पार्ट जो 11 क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शब्बा खैर, ठीक है।